मेरा नाम मनीज़ा नकवी है और ये हमारी 30वीं किस्त है लिटिल बुक कंपनी पॉडकास्ट की। आज मेरी मेहमान जिनसे मैं गुफ्तगू कर रही हूँ वो हैं तनवीर अंजुम। शायरा हैं और उर्दू और अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ाती हैं 2 यूनिवर्सिटीज़ में कराची में। ये इनकी जो 7 पब्लिश कलेक्शंस हैं उर्दू शायरी की, उनमें उनके अनवान हैं अनदेखी लहरें या अंग्रेजी में वेव्स अनसीन, सफ़र और क़ैद में नज़में, पोएम्स इन ट्रैवल एंड डिटेंशन, तूफ़ानी बारिशों में रक़्सां सितारे, डांसिंग स्टार्स इन रेन स्टॉर्म, जिंदगी मेरे पैरों से लिपट जाएगी, लाइफ विल अरेस्ट माई फीट, नए नाम की मोहब्बत, लव विद अ न्यू नेम, और हाशियों में रंग, कलर्स इन मार्जिन्स, और फ्रेम से बाहर, आउटसाइड द फ्रेम। और उनकी गज़लों का भी एक कलेक्शन है जिसका नाम है सरो बार्ग ए आरजू। ठीक मैंने प्रोनाउंस किया? अस्सलाम वालेकुम तनवीर अंजुम। जी जी, हाँ, वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, बिल्कुल, सरोवर के आरजू। फिर से इसके कहिए। बाद सरे बर्ग आरजू। जी। तो आप अंग्रेजी और उर्दू पढ़ाती हैं कराची में? जी जी, मैं उर्दू भी पढ़ाती रही हूँ बहुत अरसे तक। और लेकिन ज्यादातर मेरा सब्जेक्ट या मेरा पीएचडी जो है, जो मैंने अमेरिका से किया था, यूटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन से, तो वो तो इंग्लिश में था। तो एक्चुअली वो लिंग्विस्टिक्स में था। हम्म। तो जाहिर है वहाँ तो वो इंग्लिश ही में काम चला था, लेकिन वहाँ भी मैंने उर्दू के कोर्सेज बनाए थे और पढ़ाए थे। जब मैं वहाँ स्टूडेंट थी, जो 1985 की बात है, यानी तकरीबन समझो उसे 40 साल हो गए, जब मैंने उसको शुरू किया था और 91 में ख़त्म किया था। उसके बाद यहाँ पर मैं पढ़ाती रही हूँ। कॉलेजेस में पहले रही थी कुछ, और फिर ये कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती रही हूँ। और अभी मैं इकरा यूनिवर्सिटी में एक एमफिल का प्रोग्राम अ, हमने बनाया है, तो मैं उसको चलाती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ। ये कहाँ है? और ये इकरा ये यूनिवर्सिटी में कहा? जी जी, ये गुलशन कैंपस है इसका। इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं कराची में। तो जी। मैं गुलशन कैंपस में पढ़ाती हूँ, वहीं पर ये पूरा प्रोग्राम है। जी। और हबीब यूनिवर्सिटी में मैं उर्दू पढ़ाती हूँ। आप तो अच्छा। और वहाँ पर और भी कोर्सेज, मैंने इलेक्टिव कोर्सेज भी माजी में पढ़ाए हैं, जी। लेकिन आजकल सिर्फ उर्दू ही पढ़ा रही हूँ। तो तो ये मेरी एक्टिविटीज हैं। असल एक्टिविटी तो हमारी अदब है और शायरी है। बिल्कुल। और यही है। मैं जो बात कहना चाह रही थी वो ये भी थी कि आप आर्ट्स काउंसिल में राइटर्स एंड रीडर्स कैफे चलाती हैं और उस पे प्रिसाइड करती हैं, और ये लाइब्रेरी में होता है आर्ट्स काउंसिल की। जी जी, लाइब्रेरी में होता है। उसकी हर हफ्ते एक सिटिंग होती है। और माशाल्लाह ये रहा है हमारे साथ कि हमारी कोई भी सिटिंग जो है वो बगैर किसी वजह के मिस नहीं हुई है। मतलब ईद आ गई, मुहर्रम आ गया, तो मिस हो गई। अब जैसे आज एक थी हमारी नशस्त, हमारी सेटिंग, तो वो भी हुई। आज चौथा दिन है ईद का, लेकिन हमने ये छुट्टी नहीं की। हमने कहा कि इस दिन तो खुल गई हैं सारी चीजें, तो हम भी अपना खोल लें अपने अदब का बाजार। बिल्कुल। अ, बल्कि ईद में भी करते, और मुहर्रम में भी, क्यों नहीं। मुहर्रम में तो मरसी और नोहों का आप कितने अच्छे अच्छे लिटरेचर पे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वो मतलब 10 मुहर्रम आ जाए या 9 मुहर्रम आ जाए, जैसे पिछले साल आ गया था, तो फिर तो हमें छुट्टी करना पड़ती है जी जी, वो तो क्योंकि आर्ट्स काउंसिल ही बंद होती है उस वक्त। ठीक ही। लेकिन उससे पहले कितना अच्छा हो अगर एक बहुत हाँ बिल्कुल। तरजीही प्रोग्राम हो सिर्फ मीर अनीस के मरसियों पे, हाँ तो मजा ही जी, आ जाए, और दूसरों के भी। तो बिल्कुल। आ, आ, तो जो इस दफा का तो ईद का था, अभी चौथे दिन पे जो आज, प्रोग्राम। हाँ, ये हमारा एक्चुअली अभी काफका, फ्रांस काफका, जो एक जर्मन अदीब है, और उसका 100 साल उसकी बरसी मनाई जा रही है, मनाई क्या जा रही है, मतलब बरसी
उसकी हुई थी 3 जून को, उसको 3 जून 1924 को उसका इंतकाल हुआ था। तो हम्म। अब ये 100 साल गुजर गए हैं उसको, तो उसकी तहरीरों पर आज एक प्रोग्राम था हमारा। तो हाँ, ये हमारी समझे कि 77वीं यानी 77th प्रोग्राम था। ये हमने शुरू किया था, अगर इसके बारे में आप चाह रही हैं कि मैं कुछ बात करूं तो। जी बिल्कुल। ये तो ये हमने शुरू किया था अक्टूबर, 21 तारीख थी शायद, 21 अक्टूबर 2022 को। तो हर हफ्ते हम कर रहे हैं, तो ये समझे कि अब थोड़े दिन में इसकी सेंचुरी हो जाएगी। 77 हमने नशिस्तें कर ली हैं आज की नशिस्त को मिलाकर। हाँ। और मतलब हमारे सारे प्रोग्राम अपने वक्त पर भी शुरू होते हैं ज्यादातर। और और मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। अभी तक जी। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं जो कि समझें कि बहुत सारे लोगों पर हमने प्रोग्राम किए हैं जो हमारे बड़े बड़े राइटर्स हैं। जैसे कि हमने हसन मंजर साहब पे किया, किशवर नाहिद पे किया, अज़ाल अहमद सैयद पे किया, ज़रा अब्बास, नासिर अब्बास नैयर, मोहम्मद हमीद शाहिद, जीनत हसान, रुखसाना अहमद, ताहिरा काज़मी, उमर शाहिद हामिद। तो इन लोगों के साथ हमने किया। फिर बाहर से लोग आते रहते हैं और हमारे पैनल्स में शरीक होते रहते हैं। पिछले हफ्ते हमने एक एंथ्रोपोलॉजी की किताब थी, उस पर एक प्रोग्राम किया था। एंथ्रोपोलॉजी की वो थी, वो पाकिस्तान पे रिसर्च है, तबलीगी जमात का। तो हमने उससे भी कोई प्रोग्राम क्यों करें, ये तो अदब से ताल्लुक नहीं रखता। तो हमारे यहाँ इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, हम सियासत पर भी बात करते हैं। हमने एक प्रोग्राम जो है वो कानून छेड़ के मसले पर भी किया था। किस पे? हाँ। जो ये कोहे कारूंझर में ये थरपारकर में एक पहाड़ है। जी। तो उसमें से वो पत्थर काटे जा रहे हैं मुसलसल, तो वहाँ के लोग काफी प्रोटेस्ट करते हैं इसके ऊपर। तो उस पर वहां से थरपार करके लोगों के साथ हमने किया था प्रोग्राम। फिर हमने एक माइनॉरिटीज के जब के साथ किया था, माइनॉरिटीज के इशूज पर हमने कारोकारी पे प्रोग्राम किया। फिर हमने शाह लतीफ पे प्रोग्राम किए। पिछली दफा हमने सिंधी कहानी पर भी एक प्रोग्राम किया। तो इस तरह से हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें बहुत वैरायटी है। और मैं ये जाती तौर पर चूंकि ये समझती हूँ कि ये सारी चीजें अदब का हिस्सा हैं, कोई चीज भी अदब से बाहर नहीं है। यही जी। चीजें हमें परवान चढ़ाती हैं, हमें हमारे अदब को फीड करती हैं ये सारी चीजें। तो जी। हम हमारे जो राइटर्स हैं इन चीजों से मुतासर होते हैं। फिर हमने फिल्मों पर बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। अच्छा। फिल्मों से मुराद है, हमने ईरानी फिल्मों पे किए हैं। हमने जो पैरेलल सिनेमा इंडिया का है उस पर किए हैं प्रोग्राम। हमने हॉलोकॉस्ट की पे जो फिल्में बनी है ना हॉलीवुड में, उन पर प्रोग्राम किए। तो फिर एक पाकिस्तानी भी जो पॉलिटिशियन पे फिल्में हैं, उन पर कामरान असगर अली साहब अमेरिका से आए हुए थे, उन्होंने उनके साथ प्रोग्राम किया। तो बाहर से लोग जब आते हैं, जैसे रुखसाना अहमद इंग्लैंड से आई, या डॉक्टर रिजवान अली एक साइकियाट्रिस्ट हैं अमेरिका में, वो आए थे। तो उनके साथ हमने मतलब अदब और साइकियाट्री के मौजू पर बात की। तो डॉक्टर हैदर निजामानी एक आते हैं कनाडा में से आए यहाँ पर। उन्होंने तालीम मतलब तारीख की तालीम यूनिवर्सिटियों में करा, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में या कराची की यूनिवर्सिटियों में समझे, इस पर उन्होंने बात की। फिर डॉक्टर अरसलान खान जिनके साथ हमने पिछली दफा किया था प्रोग्राम, वो उन्होंने लिखा है द प्रॉमिस ऑफ पाइटी, इस्लाम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ मॉरल ऑर्डर इन पाकिस्तान, ये उनकी किताब का नाम था। तो उस पर हमने पिछले हफ्ते ही बात की है। तो हम्म। इस तरह हमारे जो मौजूआत हैं बड़े बड़े दिलचस्प हैं। बहुत डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, हमारे ऑडियंस में भी डाइवर्सिटी है। मेरा ख्याल है हमारे जो वो हैं ऑडियंस जो हमारे साथ फेसबुक पर यूट्यूब पर होते हैं, देखते हैं इनको, उनमें भी बहुत वैरायटी होनी चाहिए मेरा ख्याल है। तो मेरा जो ग्रुप है वो तकरीबन 500 प्लस लोगों का तो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है। और माशाल्लाह ये है कि वो सब लोग रहते हैं वहां पर। वो कितना देखते हैं, कितना इन्वॉल्व है, ये तो मुझे नहीं पता चलता, नहीं लेकिन ये कि वो लेकिन प्रोग्राम अच्छे जा रहे हैं। जी। सोच है। और गोया के आपने जो सब कुछ बताया अभी, तो ऐसे है कि जैसे कि आपने एक छोटी मिनी यूनिवर्सिटी सी खोली भी है। हर हफ्ते एक चंद घंटों के लिए आर्ट्स काउंसिल की लाइब्रेरी में, जहाँ जो भी मौजू हो उसका जो अगर उसकी किताब है या उसकी किसी ने उस पे काम किया है, लिखा है,
तो वो यहाँ बहुत ही उनके लिए एक यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, फोरम है, जहाँ वो अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं लोगों से। और अ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही कह रही हैं आप। बहुत ही इसकी तो बहुत ही जरूरत है, और कितनी ये अच्छी बात है। और ये 2020 हाँ में आपने शुरू किया यहाँ। हाँ, 2022 अक्टूबर से। और ये इसको इनिशिएट करने में जाहिर है आर्ट्स काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अहमद शाह, उनका हाथ था। मतलब और मतलब उन्होंने नूरुल शाह से कहा था कि हमारा नीचे एक कैफे खुला, कैफे था खुला हुआ, तो उन्होंने कहा उस कैफे को कुछ आबाद होना चाहिए, कुछ अदीबों से कहें वहां आकर बैठा करें। हम्म। तो अब हम लंच पर थे, मैं और नूरुल शाह। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा, उन्होंने कहा है कि हमें तो हम कोई ग्रुप बनाते हैं। मैंने कहा मैं अभी बना देती हूँ। तो उसी वक्त मेरा ख्याल है 9 अक्टूबर था उस दिन। तो मैंने उसी वक्त बनाया एक ग्रुप, और उसका नाम रख दिया राइटर्स एंड रीडर्स कैफे। उसमें थोड़े से लोग थे, सिर्फ कराची के लोग थे इनिशियली, क्योंकि हमने सोचा नहीं था ये किस तरह से चलेगा। हम तो ये सोच रहे थे कि हम सब जमा होंगे, कैफे में बैठेंगे, इनफॉर्मली बातें बातें करेंगे। लेकिन फिर जब इसका हमने इसको थोड़ा सा सोचा कि क्या बात करेंगे, तो मैंने कहा अगर कोई मौजू ही नहीं होगा तो ये कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा तो होना चाहिए। तो फिर मैंने एक महफिल का अरेंजमेंट किया, फिर दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किल लगा कि ये मैं करती, मतलब कहाँ से लाऊंगी कि लोगों लोगों को, और ये वो। मगर फिर बहुत जल्दी ही हम लोग ने इतना एस्टेब्लिश कर लिया कि हमारे पास शायद, जिसको हम कहते हैं माशाल्लाह, मतलब जिसको भी मैंने कहा, जिससे भी मैंने दरखास्त की कभी कि आप आइए और हमारे साथ शरीक होइए, प्रिजाइड कीजिए या कुछ कर, तो कोई भी आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मना किया हो। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आए, मतलब यहाँ से कराची में जिनको बहुत समझा जाता है, जैसे कि सैयद जाफर अहमद हैं, डॉक्टर सैयद जाफर अहमद, गाजी सलाउद्दीन साहब, आज भी वो हमारे साथ मौजूद थे। जामी चांडियो साहब हैं, डॉक्टर नौमानुल हक, जावेद जब्बार साहब, डॉक्टर नौमान अहमद एएनईडी में पढ़ाते हैं, आरिफ हसन साहब हैं, गदाला शफीक माइनॉरिटीज की बहुत बड़ी वो है, मतलब एक्टिविस्ट हैं। और अमीना सैयद, मनीजा शमसी साहिबा, अमर सिंधु, अरफाना मल्ला, मतलब जिसको भी हम यहाँ से बुलाते हैं। और बात लोग जैसे जामी चांडिल साहब हैं, 2 बार वो हैदराबाद से यहाँ तशरीफ लाए हमारे प्रोग्रामों को करने के लिए। तो ये वो लोग हैं जो मतलब हमारी माशरे की एक तरह से कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल सरमाया है। तो जब आते हैं बात करते हैं तो हमारा काफी एक एतबार बढ़ता है उससे। और बहुत सारे जो हमारे पैनल्स में जो शरीक होते हैं जो लोग, उनकी भी सब हम बहुत मतलब इज्जत करते हैं, और उनकी वजह से हमारा ये प्रोग्राम चलता है। तो मैंने सारी यानी कि जो कार्रवाई है, शुरू शुरू में तो हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया था और कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर हमने फेसबुक लाइव उसको शुरू किया, फिर मैंने इसको और ओपन अप किया ताकि वो लोग जो हैं दूसरे मतलब शहरों से भी हमने ग्रुप में शामिल कर लिए कि भाई उनको भी शामिल होना चाहिए। चलो फेसबुक पर, यूट्यूब पर वो हमारे साथ शामिल होंगे। तो लाइक जैसे डॉक्टर उमैर अहमद थे, बहुत सारे हमारे प्रोग्रामों में आए, बहुत अच्छी तरह वो हमारे प्रोग्राम करते थे। आजकल वो बाहर चले गए हैं, अमेरिका में हैं, तो आजकल वो हमारे साथ नहीं प्रोग्राम कर रहे हैं। अफजाल अहमद सैयद हैं, नूरुल हुदा शाह ने बहुत सारे प्रोग्राम में शिरकत की या उन्हें प्रिजाइड किया। ये आप डॉक्टर मुझे ये अमरीन हसीब बताइए अंबर कि हैं। ये कौन से दिन होता है? ट्यूसडे को होता है? नहीं, ये जुमेरात को होता है, थर्सडे को जुमेरात। होता है। पहले साल में, मतलब पिछले साल तक, यानी 2022 और 23 में जुमे को हो रहा था ये प्रोग्राम। फिर मेरी मजबूरी की वजह से ये जुमेरात को शुरू हो गया। जुमे फिर आप ये मेरी बताइए कि हम्म। कितने लोग शिरकत करते हैं हर उसमें बैठक में? इसमें शिरकत करने वाले तो शायद 30 होंगे, कभी 40 हो जाते होंगे, मतलब आप इतने देखिए ज्यादा कि नहीं हर होते, वहां तो थर्सडे, ज्यादा नहीं होता। हर हम्म। थर्सडे यहाँ 30 से 40 लोग जमा होते हैं। हर थर्सडे। वाह। हाँ, मतलब ऐसे ही, हाँ। वाह वो वाह। जमा हो जाते हैं, और बाकी ये कोई फेसबुक पर लाइव जा रहा होता है और फेसबुक पर मौजूद भी रहता है। जी जाहिर है ये जी तो जी, मैंने देखा। उसे कभी भी देखा जा सकता जी। है। तो और ये भी मुझे ये आप देखे ना, इससे ये भी हो जाता है कि थर्सडे के थर्सडे
लोगों को पता है कि अगर कोई और चीज नहीं है तो हम यहाँ जाके अच्छी बातें सुन के, अच्छी बातें करके दिल को बहला सकते हैं, और अपना दिमाग भी जरा थोड़ा सा और रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं छोटे छोटे, और वो किसी को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि वो आए, लेकिन वो नहीं आते। अगर मुझे चलिए उससे इसके बारे कोई में बात मसला करते हैं। नहीं है। इसकी बात यू नो। करते हैं कि अभी जो मैं आपकी बातें सुन रही थी तो मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी, ख्याल आ रहा था कि एक एक किस्म की एक एटीट्यूड, एक रवैया होता है जिसकी वजह से ऐसे काम किए जा सकते हैं कि आप एक खुले दिमाग के, खुली सोच के हों, जो सबको वेलकम करें, जो कहें कि जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल आप आइए, जी बिल्कुल आप बोलिए, और कोई तंगी नहीं हम्म। सोच में, और कोई तंगी ना हो नजर में, या कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। हाँ, हम हर एक के कैलिबर को एक्नॉलेज करते हैं, मतलब ये मेरी आदत है, मैं करती हूँ लोगों को एक्नॉलेज। और जाहिर है इतने सारे लोगों को मतलब मुझे खुशी है कि वो मेरी बात मानते हैं। बल्कि अब तो बहुत ही लोगों को इस बात से दिलचस्पी है कि मतलब मैं के प्रोग्राम यहाँ पे करूँ। और मैं इतने मैनेज कर भी नहीं सकती, मतलब इतना बाजो, मतलब ख्वाहिश तो सभी की होती है कि हम हमें जगह दी जाए। और बाज़ औक़ात जाहिर है वो चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं आती हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस की होती हैं। मतलब कोई किताब होती है तो वो चाहते हैं कि मैं वहाँ पर उसकी लॉन्चिंग कर दूं। तो फिर हम ने ये तरीका इख्तियार किया था कि हम कहीं और कर दे, मतलब वही उसी जगह पर किसी और दिन कर लेते हैं जो हमारे, वो चाहे तो हमारे सरपरस्ती में भी हो सकता है, मतलब हमारे नाम के साथ हो सकता है, या कोई और मतलब आर्ट्स काउंसिल कर सकती है। तो अक्सर आर्ट्स काउंसिल वाले खुद ही कर देते हैं वो। जी, तो ये इस भी तरह से मतलब हमें कोई मतलब इतना मसला नहीं होता, और लोगों को इतना परेशान, मतलब नहीं होते वो, मायूस नहीं होते इतने। जी, तो जी, कोशिश करते हैं हम लोगों को मायूस जी। भी ना करें और अपनी क्वालिटी बरकरार रखें। अच्छा, आप ये बताइए क्वालिटी का बड़ा मसला है। कि आपकी जो ये, जहाँ आप दो जगहों में पढ़ाती हैं, हबीब हम्म। यूनिवर्सिटी और इकरा में, इकरा यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ के आते हैं स्टूडेंट्स इन तकरीबों में? बहुत कम, बहुत कम आए हैं यहाँ से स्टूडेंट्स। मेरे जो इकरा के स्टूडेंट्स हैं वो, चूंकि वो खासे मैच्योर हैं, वो सब एमफिल वगैरह करे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो जो है वो अ, यानी वो खुद प्रोफेसर्स हैं, मोस्टली इंग्लिश के प्रोफेसर्स हैं वो, जो हम्म, वहाँ पे एमफिल करने आए हुए हैं। बाज़ औक़ात तो बलूचिस्तान के लोग होते हैं, सिंध, अंदरूनी सिंध के भी लोग होते हैं। तो वो अगर यहाँ पर रहते हैं मगर प्रोग्रामों में जो उनकी दिलचस्पी के होते हैं, जो हम मतलब हम मुख्तलिफ जबानों के अदब पर भी बहुत तवज्जो देते हैं। हम्म, तो हमने सारे मतलब अभी मुबारक काजी साहब एक बलोच शायर हैं, उनका इंतकाल हुआ था, तो हमने उनके ऊपर एक प्रोग्राम किया। बलोची अदब पे किया, पंजाबी अदब पे किया, और सिंधी अदब पे किया, ब्रोशेस्की अदब पे किया। तो हम तो कुछ कुछ कनेक्ट होते हैं वो। हम्म। अब ये है, आने जाने का मसला तो सबका है। मेरा ख्याल है कुछ लोग जो हैं वो बस देख लेते हैं, शायद फेसबुक पे या वो यूट्यूब पे चेक कर लेते हैं। जी, यूट्यूब पर तो अभी मैंने बहुत सारे नहीं डाले हैं, मतलब वो मौजूद है मेरे पास, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता जी, कोशिश कर रही हूँ कि यूट्यूब की रीच को बढ़ाऊं और उसकी ऑडियंस को बढ़ाऊं। एक्चुअली मैं बहुत ही टेक्नो savvy तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मतलब लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत कम आती है मेरे, इस लिहाज से मतलब अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से कम आती है। वैसे तो मैंने अपने पीएचडी का थीसिस कंप्यूटर पे लिखा था, विच वाज लाइक 35 years ago। उसकी आप फिक्र ना तो करें, उसकी फिक्र ना करें, बस महफिल जमाएं। अच्छा, महफिल जमाना है, लेकिन उसकी भी बहुत जरूरत होती है ना, बहुत जरूरत पड़ती है नहीं तो हमें करने की। ये काम भी करने की बहुत जरूरत होती है, हम क्योंकि सब अभी तो, हमारे आज हमारा फेसबुक पे प्रोग्राम किया मगर उसकी साउंड इतनी ठीक नहीं थी। जी तो बिल्कुल। ऐसा हो जाता है कि कभी ये सारी चीजें बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर हमारा टेक्निकल पर्सन वहां मौजूद नहीं है तो फिर सारे सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। नहीं, मैं और भी, तो एक और भी बात कहनी ये है। चाहती हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन तो हर चीज नहीं हो सकती। लोगों को मिलजुल के बैठना की भी बहुत हम्म। जरूरत है, और उसके, वो उसकी अपनी एक जी बहुत जी। वैल्यू है जो आप कर रही हैं। हाँ हाँ।
ये मतलब ऑनलाइन हम नहीं लेते किसी को, एक बात हमने तय कर रखी है ना, क्योंकि अगर हम इसको ऑनलाइन कर देंगे ना तो ये बहुत फैल जाएगा। तो हम्म, हम कोशिश यही करते हैं कि भाई वो जो लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स हों वो वहीं से हों, जी बिल्कुल। कराची के ही लोग हों, वो वहीं मौजूद हों। जी अगर जी। कोई नहीं आ रहा तो ये नहीं है कि वो कहें हमें ऑनलाइन कर दें तो हम बात कर लेंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं, फिलहाल बिल्कुल तो नहीं कर रहे हैं। जरूरत नहीं है ये करने की। तो वहाँ एक हाँ। इतनी इस चीज की एक कदर है और जरूरत है। तो आप बिल्कुल बहुत हम्म, बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं कि हर थर्सडे। चलिए। हाँ, मैंने सोचा तो नहीं था एक्चुअली, मैं ये काम बहुत पहले भी कर सकती थी, मगर यही है कि कोई इस तरह की लीडरशिप रोल का ख्याल कभी नहीं आया था, या क्यों नहीं आया? मतलब बहुत सारे लोग, क्यों नहीं आया, मतलब आता तो होगा लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया। लेकिन मुझे ये अंदाजा है कि ये काम देखिए, मेरे इसके पीछे मेरी पूरी जिंदगी है। मेरा जो जो मौजूआत होते हैं वो तो आमतौर पर मैं ही सेलेक्ट करती हूँ। मेरे अलावा कोई, मतलब मैंने एक एडवाइजरी शुरू में बनाई थी लेकिन उस एडवाइजरी ने मुझे ज्यादा हेल्प नहीं किया। फिर मैंने कहा कि मैंने तो ये रस्मन ऐसे ही बना ली थी, मुझे उसकी कोई खास जरूरत तो है नहीं एडवाइजरी की। हम्म। तो इसलिए अब मैंने इसमें, मेरा फॉरेन एजुकेशन जो है 6 साल मैंने अमेरिका में गुजारे, उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। उसकी वजह से मैं बहुत डिसिप्लिन्ड मतलब हो गई वहां पे। जाहिर है पीएचडी करना कोई मामूली बात तो नहीं है, पूरा थीसिस लिखने आपको जी। आपकी जान निकल जाती है। तो मेरे उसमें एक बहुत बड़ा काम था, तो वो डिसिप्लिन एक तरह से जो आया है मुझे, बिल्कुल भी पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, चीजों को कैसे करना है, ये सब आता है। और दूसरे के अब पढ़ा पढ़ा के अब इतना वक्त गुजर गया है कि इतना इतना कुछ है। मतलब फिल्मों पर मैंने कोर्सेज पढ़ाए हैं, लिटरेचर, वो इंग्लिश वर्ल्ड लिटरेचर का कोर्स मैं पढ़ाती हूँ, फेमिनिज्म पढ़ाती हूँ, और कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, मैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज पढ़ाती हूँ। मतलब बहुत सारे कोर्सेज मैंने डिजाइन किए हुए हैं जो मैं वक्तन फवक्तन ऑफर करती रहती हूँ अपने क्या स्टूडेंट्स के लिए, एमफिल क्या के लिए। तो आपको जी क्या ये ये रेंज जो है वो इतना बड़ा है, उर्दू भी है फिर इंग्लिश भी है, दोनों वो है। तो ये पूरी जो लाइफ जिस तरह से गुजरी है हमारी क्रिएटिव वर्क, तो वो सब इसमें शामिल है। मतलब ये उसका आउटपुट है जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और उसका आउटपुट मतलब, अगर किताबों में, ये किताबें भी लिखना चाहिए थी मुझे, लेकिन वो मैंने मतलब उस तरह की किताबें, मेरी ज्यादातर किताबें तो क्रिएटिव वर्क या ट्रांसलेशन है। बहुत ज्यादा कोई तनकीद की किताबें नहीं है, लेकिन मुझे इस काम में मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो बाद औक़ात। क्या क्या कोई 2022 में आपने ये शुरू किया? कोई जी। कोई कमी महसूस हो रही थी? कोई क्या कुछ अ, जहाँ कोई किसी किस्म की कोई बैठक या लोगों की गैदरिंग क्या कम हो गई थी उस वक्त, जिससे आपके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना। खैर आपको आपने बताया कि उन्होंने अहमद शाह ने कहा कि आप यहाँ इसको यहाँ राइटर्स को इनकरेज करें कि आए इस कैफे में, फिर आपने ये किया। बट उस वक्त कोई और चीज थी जो, बिकॉज पेंडेमिक अभी खत्म ही हुई थी। मुझे अपनी ज्यादा जिंदगी में तो कोई ऐसी कमी मेरी तो थी नहीं। हम्म, मतलब कोई ऐसा नहीं है। अब हमारे चारों तरफ किताबें किताबें फैली हुई हैं, घर जी किताबों से भरा हुआ है। तो जी। मतलब हमें कोई ऐसी खास जरूरत नहीं थी कि यू नो तो घर में ही लोग वैसे तो जमा, हम, आप अपने घर में लोगों को बुलाती हैं, जमा होते हैं दोस्त अहबाब? ये एक रहा है हमारा। पहले हमारी एक थोड़ी बड़ी गैदरिंग होती थी, और हमारी कोई यानी मैं कहूंगी 91 में मैं यहाँ आई थी, फिर 90 पूरे 90s में एक बेक एंड टेक में एक सिलसिला रहा था। बेक एंड टेक एक था ना आपको अवारी में, जो एक रेस्टोरेंट होता था, जी जी। वहां पर कुछ दोस्त वगैरह हम जमा होते थे और हम लोग वहां बैठते थे वीकली। लेकिन वो दोस्तों की महफिल होती थी, वो इस तरह की फॉर्मल कोई नहीं होती थी। मतलब एक मेज के गिर्द बैठे हैं और बातें चल रही हैं, कोई गजल, कोई बताइए शायरी और सुना रहा है, कोई अफसाना सुना रहा है, कभी ऐसे इनफॉर्मली, मतलब बिल्कुल फिर ही आप कैजुअल होती बताएंगी थी। कि कौन होता था वहाँ? वहां की जो उस महफिल के जो रूहे रवा थे वो तो अजमल कमाल साहब थे। अ, अजमल कमाल,
उसमें फहमीदा रियाज आती थी, अफजाल अहमद सैयद थे। उस जमाने में शुरू में बहुत सारे लोग जो अब हयात नहीं रहे वो थे, जैसे मोहम्मद खालिद अख्तर साहब, बहुत बड़े हमारे अदीब हैं, वो थे। उसमें इफ्तिखार जालिब साहब, वो भी बहुत बड़े अदीब और शायर थे। और तन्नक़ाद थे वो, उनका भी इंतकाल अब हो गया। मतलब कुछ 2000 कुछ में उनका इंतकाल हुआ था। उस और एक जीशान साहिल थे, एक रफीक अहमद बख्श, ये वो तमाम लोगों के मैं नाम ले रही हूँ जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हम्म और तो अब जो लोग बाकी रह गए थे उनमें हम समझना चाहिए कि हम बाद में कोई 2010-11 वगैरह में फिर अदर अब्बास वहाँ रहती थी इंग्लैंड में। तो फिर हमारा एक ग्रुप जो ये लोग देख एंड टेक बंद हो गया। कोई तकरीबन मतलब ये 9/11 के बाद फौरन बंद हो गया। तो हम्म उस वक्त हमारी वहां पे खत्म हो गई। बहरहाल 2-3 साल वो चलती रही। लेकिन कुछ लोग फिर जो कम होते गए, हम्म हम्म इंतकाल हो गया लोगों का। हम्म तो फिर ये हमारे थोड़ी महदूद हो गई। फिर हम 6 लोग थे तकरीबन। अदरा अदरा और अनवर, अजरा अब्बास, अनवर समराय, ये भी दो हमारे शायर हैं, कपल है। हम्म मैं और अफजाल में सैयद, हम दोनों भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और अजमल कमाल इसमें थे और एक सईदुद्दीन साहब होते थे। तो हम 6 लोग तकरीबन हफ्ते में 2 बार मिला करते थे। और हम्म बहुत अच्छा हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन था, अच्छा ग्रुप था। तो ये एक तरह की एक कहना चाहिए तरबियत थी। हम्म तरबियत क्या कहना चाहिए, एक मिलने का, वो तो एक ये वो इस तरह की कोई चीज नहीं थी जैसी मैंने अब बनाई है। जी जी वो तो एक मिलना जुलना था, वो मिलना जुलना था। अच्छा, हमारे घर में भी लोग आते हैं, अभी भी आते हैं। जी जी मतलब वीकली बेसिस पे कुछ आते हैं। थोड़ा यंगर क्राउड आता है जिसके साथ बैठकर हम पढ़ते हैं, किसी न किसी शायर को उठाते हैं और हम पढ़ते हैं। तो हम्म ये भी पढ़ने लिखने की एक महफिल है। इसमें हमारे घर में 3 लोग तो हमारे घर में ही रहते हैं और 3-4 लोग और बाहर से आते हैं, तो हम सब लोग बैठ के पढ़ते हैं। हम्म तो हम्म वो एक और तरह की चीज है। ये थोड़ी एक ज्यादा एक फॉर्मल चीज बन गई, हम्म जो इसमें सारे वो लोग जो जिन्हें मैं जानती भी नहीं, और वो आते हैं और मैं उनको जान गई। बहुत से लोगों को उससे मैं मेरी वाकफियत हुई जिनसे पहले कोई वाकफियत नहीं थी। तो एक तरह से ये भी एक अच्छा हुआ कि मैं भी कुछ लोग, हालांकि मैं बहुत इस मामले में बहुत, मेरी जो याददाश्त है बहुत अच्छी नहीं है कि मैं लोगों को से मिलती हूँ लेकिन फिर उनको पहचान नहीं पाती कभी। यू जी। नो मेरा भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि या तो वो मुझे नजर नहीं आते या मुझे उनके नाम नहीं याद रहते। बहुत बुरी बात बिल्कुल है। बिल्कुल। जी हाँ, ये बुरी बात भी है, लेकिन मतलब मेरे पास तो इसका जो जवाब है वो ये है कि भाई मैं इतने लोगों से मिलती हूँ ना, यानी स्टूडेंट्स। जी जी इसी हर वजह से जी हर सेमेस्टर नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनके नए नाम याद होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि इतने लोगों को कैसे याद रखें। तो जी बहरहाल ये है कि ये इस तरह से, जिस तरह से ये बना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं बना था। जी और इसकी जो एक इंटेलेक्चुअल वर्थ है, मुझे उम्मीद है कि वो बढ़ती जाएगी वक्त के साथ। बिल्कुल आ, बहुत से लाहौर के जो एक बड़े साहब हैं, मुश्ताक अहमद, मुश्ताक उनका नाम है, वो एक रिसाला निकालते हैं, रंग। तो उन्होंने कहा कि जो भी एक अच्छा प्रोग्राम होगा उसका जो सेगमेंट हमको अच्छा लगेगा हम उसे अपने यहाँ छाप देंगे। मैंने भी सोचा है कि मैं हर सेगमेंट की रिपोर्ट लिखूंगी और उसको भेजूंगी कहीं पर छपने के लिए, लेकिन मैं अभी तक ये काम कर नहीं पाई हूँ। लेकिन मेरा इरादा मुस्तकिल रहता है कि मैं जी ये काम करूं, क्योंकि कोई और तो कर नहीं रहा तो मैं ही करूं। जी जी तो तो फिर और अहमद अहमद हाँ, मुश्ताक साहब की क्या है उनकी मैगजीन का नाम? ये पढ़ाते हैं रंग, उसका हाँ, नाम है। और वो पढ़ाते हैं यहाँ, वो पढ़ाते हैं ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ाते हैं, अच्छा या पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मैं थोड़ा, ओरिएंटल कॉलेज तो पंजाब यूनिवर्सिटी ही है। जी और दूसरा जो एक और कॉलेज है, मतलब वो वहाँ पे लाहौर में गवर्नमेंट पढ़ाते कॉलेज हैं। कौन गवर्नमेंट सा? हाँ, कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते हैं मैडम। हाँ। तो तो तनवीर अब हम एक छोटा सा पॉज यहाँ लेंगे और फिर हम्म। गुफ्तगू को अच्छा। जारी रखेंगे। तनवीर आपसे बातें करते हुए मुझे लगा जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा जखीरा है
आपको पता है कि कौन हैं शायर और अदीब उर्दू के, जो कराची में या तो रहते थे और अब हयात नहीं हैं, और जो अब रहते हैं और हयात हैं। मैं आपसे उनके बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो कौन है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ आपकी अपने किताबों के बारे में। 8 आपने शायरी की किताबें लिखी हैं, और आप उनके बारे में मुझे बताइए। अच्छा, ये मैं बहुत ही कम उम्र में कहना चाहिए, कोई मैं 18 साल की थी, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। जब से मैंने लिखना शुरू किया था तो समझे कि 1974 था वो। 74 से मेरी पहली किताब जो छपी वो 1982 में छपी थी। हम्म। तो किस हाँ, वो तरह था आपकी जो पहली किताब थी 1982 में जो छपी थी? हाँ 82 में छपी थी। अनदेखी। मिक्स्ड किस्म के उसके रिसेप्शन थे। उर्दू उर्दू की किताब थी। अनदेखी लहरें। अ, अनदेखी ले, अनदेखी लहरें, हाँ बिल्कुल उसका यही नाम था। तो उसकी जो एक लॉन्चिंग सेरेमनी, मेरी एक ही किताब की लॉन्चिंग सेरेमनी हुई है, वो वही किताब थी। हम्म। उसमें माशाल्लाह करार हुसैन साहब और सलीम जमा सिद्दीकी साहब उस जमाने में होते थे, तो बहुत बड़े बड़े नाम थे ये, उन्होंने शिरकत की। कमर जमील साहब थे, उन्होंने शिरकत की, और हमारे उस जमाने के दोस्त थे जो तो यानी उसके बाद मैंने तकरीबन 3 साल और यहाँ पे गुजारे। मतलब 1985 में मैं अमेरिका चली गई, तो 3 साल में मैंने अपना सेकंड जो कलेक्शन है वो मैंने लिख लिया था, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ था और मैं अमेरिका चली गई थी। ये थी था सफर अमेरिका जा में नज़में। हाँ, सफर और कैद में नस्म, लेकिन वो मैंने फिर आने के बाद उसको छपवाया है। मतलब 92 में छपाया, जब मैं पीएचडी करके वापस आई थी। और उस पूरे ये 6 साल के दौरान जो मैंने वहाँ गुजारे, मैं बिल्कुल किसी अदीब वगैरह से कांटेक्ट में नहीं रही, सिवाय ये कराची के 2-3 लोगों के। और हम्म। मैं किसी से भी कांटेक्ट नहीं। हम्म। लेकिन ये कि एक तरह से मुझे सबका पता रहता था। हम्म। तो और उसके बाद फिर मैं आई, फिर मैंने और शायरी मतलब की 97 98 में। फिर फहमीदा रियाज फिर आपने से लिखी काफी, जैसे मैंने बताया था कि फहमीदा रियाज से हम थी। मिलने लगे थे, तो उन्होंने फिर मेरी क्या, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा कलेक्शन छापूंगी ये वाला। तो ने सेकंड थर्ड वाला, तो फिर उन्होंने वो छापा। वो था सफर, तूफानी वो बारिशों। है तूफानी बारिश, तूफानी बारिशों में रफ्तार सितारे। हम्म। हम्म। तो ये तो ये फहमीदा। छपा था फिर 97 में। फिर ये, हाँ फहमीदा रियाज का एक इदारा था, वादा। आवाज आ रही है? जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ हाँ तो हाँ, फहमीदा वो रियाज उनका का इदारा इदारा था उन्होंने वादा। एक, हाँ इदारा इदारा उन्होंने बनाया था, वुमेन इन डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसका नाम था, वादा उसका नाम था। उससे हम लोग काफी मतलब वाबस्ता रहे। बहुत सारी खवातीन यहाँ पर ना, जैसे मैं थी, फातिमा हसन थी। फातिमा हसन ने उन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें करवाई। उन कॉन्फ्रेंसों के लिए, यानी 3 कॉन्फ्रेंसों में मैं शरीक हुई उनकी। और उनके लिए मजामीन लिखे, जो जो किताबों की शक्ल में सामने आए, मतलब उसकी कार्रवाइयाँ। तो वो उनका तो पब्लिशिंग हाउस भी उन्होंने, था। हाँ ये पब्लिशिंग का इदारा था, और ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करवाने का, सेमिनार्स करवाने का, खवातीन के मसाइल पर। तो हम्म। पहला जो था वो था खामोशी की आवाज, उसका था। तो सारे फेमिनिज्म पर ही थे बुनियादी तौर पर, औरतों के। हम्म। उनकी जो एक कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में हुई थी, वो थी कि निसाई रद्द तश्कील, निसाई उर्दू अदब की निसाई रद्द तश्कील, यानी डिकंस्ट्रक्शन ऑफ उर्दू लिटरेचर, मेंस स्टीरियोटाइपिंग एंड इट्स डिकंस्ट्रक्शन, इस तरह का इसका मतलब होगा। हम्म। तो उसमें भी मैंने एक अदीब पे काम किया है। सब बहुत सारे लोग उसमें, सारे जो बड़े बड़े अदीब अदीब शामिल थे वो सब उसमें मौजूद थे। हम्म। तो हम्म। इस तरह से मतलब उन्होंने तीसरी किताब छापी थी। फिर मगर फिर मैंने अपनी
किताब बहुत अरसे तक मैंने अपनी, वो शायरी तो मैंने बहुत सारी की हुई थी, लेकिन मेरी एक खराब आदत जिसको पे आज मैं बहुत अपने आप को लांछन करती हूँ, वो ये थी कि मैंने कभी किसी रिसाले में भेजा ही कुछ नहीं। हम्म। कभी किसी से कभी छपवाया नहीं। मतलब रिसालों में भेजना छपवाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन चूंकि मैंने नहीं भेजा और फिर मैंने उसकी किताब छपवा दिया। वो किताब आपकी जब तक पॉपुलर नहीं होती, जब तक कि आप उसे जान नहीं जाते, लोग आपको जानते नहीं है उससे ना, तो मैं खासी खासी गैर मारूफ रही, गुमनाम रही बहुत। हम्म। तो अ, तो फिर आप जी। अपनी तरह, फिर उसके बाद जिंदगी मेरे पैरों से लिपट जाएगी। हाँ, ये 2010 में ये छपवाई मैंने। जी। 2010 में ये छपवाई, फिर 2013 में और छपवाई। जो तो ये मुसलसल एक काम रहा है। और फिर 2016 में दो एक साथ और छपी थी। तो ये जी टोटल सरमाया है, और गजलों का मजमुआ भी एक साथ, मतलब एक जी दफा जी। तो छपा नया नाम, 2001 में। नए नाम की मोहब्बत, हाँ हाँ। आँखों में रंग, और फ्रेम से बाहर, और हाँ फिर सरोबर्ग बस आरज़ू। ये। तो ये छपी हाँ, किताब। सरोवर के आंसू तो 2001 में छपा। जी जी और वो गजलों का मजमुआ था, वो अलग से है। जी जी। तो फिर उसके बाद एक आसिफ ने कहा कि आप एक अपने जो तराजम होते रहे हैं, मुख्तलिफ लोग तराजम करके एंथोलॉजीज में शाये करते रहे हैं, आप यूं करें कि उनकी एक किताब बनाएं, ताकि हम लोग केएलएफ में उसको लॉन्च भी करेंगे। आसिफ मैंने कहा फर्रुखी अच्छा का ठीक है। आप जिक्र कर हाँ, रहे आसिफ फर्रुखी ने कहा ये, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर देती हूँ। मैंने वो कंपाइल की, उसका नाम था फायरवर्क्स ऑन अ विंडो पेन। हैं। हम्म। उसके नाम से वो बाइलिंगुअल थी, उर्दू भी थी उसमें, इंग्लिश भी थी। फिर आसिफ ने उसको पब्लिश किया अपने इदारे से। और उस पर फिर रुखसाना अहमद के साथ हमारा एक मतलब सेशन हुआ था वहां पर। मतलब वो होस्ट थी और मैं उसमें अपनी किताब के बारे में बात करी थी। हम्म। केएलएफ में। तो ये था 2014 में हुआ था। हम्म। फिर फिर आपकी किताब थी नई हाँ, जबान के हरूफ। नई जबान के हरूफ। ये जो है, ये एक तरह की कुलियात है, मगर कुलियात नहीं भी है। कुलियात का मतलब होता है कि सारी शायरी इसमें शामिल हो, लेकिन इसमें सारी शायरी नहीं है, तकरीबन आधी शायरी है। हम्म। जो भी जितनी भी मेरी नज़में थी 7 मजमुओं से, हम्म। उसमें से जो जो मतलब एक सिलेक्शन करके इसमें शामिल किया गया है, ताकि इतनी यकीन ना हो जाए कि बिल्कुल कोई हाथ ही ना लगाए इसको। तो और ऐसे आपका इससे क्या इशारा है, नई जबान से आपका क्या मतलब है? नई जबान के हरूफ से कोई मतलब, एक नज्म का नाम है वैसे तो ये। अच्छा। लेकिन ये कि ये एक तरह से हमारी जो जदीदियत की पूरी तहरीक है, उसमें ये बात है कि अगर आपका नया उसलूब है, आप एक नई जबान जैसे तख्लीक कर रहे हैं, एक नए अंदाज तख्लीक कर रहे हैं, तो उसको भी कहा जा सकता है। अब ये उससे आगे की बात इसमें कही गई है। नई जबान के एक्चुअली काफी लोगों को ये बहुत पसंद आता है। नैयर नैयर नासिर अब्बास नैयर साहब ने इस पर लिखा है, बहुत सारे लोगों ने इस पर, इसमें मजामीन लोगों के शामिल हैं। तो हम्म। उनको ये पसंद आई थी, और उसमें उन्होंने काफी उसका एनालिसिस किया। हम्म। लेकिन मसला ये है कि जो आम पढ़ने वाले हैं, तो ये उनकी यानी हमारे यहाँ जो चीजें आम होकर को मकबूल हो जाती हैं, ये उस तरह की शायरी तो है नहीं। तो इसमें बहुत बहुत मुख्तलिफ किस्म की शायरी है ये। और ये इसको मतलब है बहुत, मतलब जो लोग जानते हैं, जो लोग हम्म। पढ़ने वाले हैं, जो नए लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको तो ये यकीनन पसंद आएगी। लेकिन अभी इसके मकबूल होने में कुछ शायद वक्त लगेगा, लेकिन मुझे ये तो यकीन है क्या कि एक ये दिन शायरी, मकबूल हो जाएगी। क्या ये शायरी नसर में होती है? हाँ, ये नसरी नज्म है। मोस्टली इसमें नसरी नज्म है। शुरू शुरू में मैंने कुछ नज्में, जिसको हम कहते हैं ना पाबंद नज्में, उरूज में जो होती हैं, मीटर में जो होती हैं, वो भी लिखती थी। हम्म। लेकिन बाद में सिर्फ नसरी नज्में ही लिखी हैं मैंने। और शायद तो अजरा अब्बास भी नसर में लिखती हैं। हाँ, वो तो कभी वो उन्होंने तो कुछ भी कभी उर्दू में नहीं लिखा, कभी हम्म। उन्होंने कोई मीटर में नहीं लिखा। हम्म। तो कुछ लोग होते हैं ना, मतलब जो मीटर में बिल्कुल नहीं लिख सकते या नहीं लिखते, वो उनमें से हैं। तो जैसे मैंने तो गजलें भी लिखी हैं, और मेरी गजलों में बहुत एक तरह का एक रिवायती रंग भी है, रिवायत की पासदारी की है। तो इसलिए वो मुख्तलिफ है बिल्कुल, जो हम्म। गजलें हैं और नज़्में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
आपकी तो किताबें आपके पास कहीं रखी हुई है, पास में ही है कि मैं आप हाँ, है तो सही है। पूछूं आपसे कि आप हाँ, मुझे कुछ सुनाइए। कुछ सुनाओ। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। अच्छा, चलिए मैं सुनाती हूँ कुछ आपको। मैंने अभी इसमें सोचा तो नहीं था कि मैं क्या सुनाऊं, लेकिन बिल्कुल सुनाइए। जी जी, मैं निकालती हूँ। ये कैसे तो मुमकिन? ये एक नज्म है। इसमें ये है कि चलिए मैं आपको एक बहुत ही वैसी नज्म सुना देती हूँ। बहुत सियासी नज्म है। तो ये मेरे तीसरे मजमूए से है, जिसका उन्वान है तूफानी बारिशों में रफ्तार सितारे। हम्म। उसकी शुरू की एक नज्म है और उसका उन्वान है अम, क्लिफ्टन, नाजराबाद और कोरंगी। सुनाइए। ठीक है। हाँ। क्लिफ्टन में जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। नाजराबाद में लोगों को अंदेशा है, मकानों की एक हद पर रुकी हुई कीमतें कहीं गिर न जाएं। कोरंगी में लोग मर रहे हैं। क्लिफ्टन वाले नाजराबाद और कोरंगी की कहानियां नहीं जानते। नाजराबाद वाले क्लिफ्टन की कहानी जानते हैं और इस बात पर जुझबुझ और परेशान होते हैं कि क्लिफ्टन वाले कोरंगी के साथ नाजराबाद को भी खतरनाक क्यों समझते हैं। हम्म। कोरंगी वाले सब कुछ जानते हैं और ये भी कि उनके लिए अपनी कहानियां सुनाना तकरीबन नामुमकिन है। कोरंगी से शहरजाद कहानियां लेके आती है जिनसे ये वजाहत नहीं हो पाती कि कोरंगी और दूसरे इलाकों के बीच में इक्का दुक्का कांटों भरी झाड़ियों वाला बहुत बड़ा बंजर मैदान क्यों रखा गया है, जिसमें फायरिंग के दौरान अगर कोई फंस जाए तो बंदूकें लाजमन उसे ढूंढ लें। नाजमाबाद वाले अक्सर अपनी सेकंड हैंड गाड़ियां क्लिफ्टन की सड़कों पर दौड़ाते हैं और बेशुमार स्टेट एजेंसियों में से किसी एक के ऑफिस के सामने सोच में पड़ जाते हैं। क्लिफ्टन वालों को उनकी गाड़ियां अजीब सी लगती हैं। कोरंगी की शहरजाद कहानी सुनाती है, सिर्फ 25,000 में पुलिस की कैद में 7 बच्चों के सरपरस्त रंगरेज की दुकान में काम करने वाले शहरियार उर्फ शहजादा को खरीदा जा सकता है। 25,000 में हर रोज अहम है, शहरयार का एक बाजू तोड़ा जा चुका है। सिर्फ 25,000 में क्लिफ्टन में 2 गज जमीन भी मिल सकती है। नाजमाबाद वाले सोच में पड़ जाते हैं। शहजादा शहरयार को बचाना कभी बहुत आसान लगता है, कभी बहुत मुश्किल। वाह। ये है इतना इसमें। वाह। तो ये जो कराची में जो हंगामे हो रहे थे, उन उस जमाने की, उस जमाने पर लिखी गई शायरी है, उस जमाने की शायरी कह सकते हैं इसको। हम्म। बहुत खूब। और सुनाइए। ओके। ये मैंने तीसरे मजमूए से सुनाई थी। अब मैं आपको कोई अपने चौथे मजमूए से कुछ सुना देती हूँ। जी। ये भी आ, हाँ, यह कुछ इंतजार कर लो। ये थोड़ा मुश्किल है, पर हाथ को उठाओ, आ- आंखों तक ले जाओ और आंसू पोंछ लो। दिल के दर्द को कम करने के लिए कुछ तैयारी करो। सबसे अच्छे कपड़े पहन कर देखो, कुछ मेकअप करो, घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो और कुछ बेकार की बातें करके देखो। या तन्हा होटल में सबसे अच्छी डिश पर सारे बाकी पैसे खर्च करके देखो। फिर जब घर को लौटो और अकेले बैठो तो हाथ को उठाओ, आंखों तक ले जाओ और आंसू पोंछ लो।
या थोड़ा ठहर जाओ, दिल के दर्द को कम करने के लिए आंसू बहने दो, कुछ इंतजार कर लो 20 बरस तक, फिर हाथ को उठाओ, आंखों तक ले जाओ और आंसू पोंछ लो। ओहो, ये वहाँ आपने ये कब लिखी थी, आपसे मैं ये पूछ सकती हूँ? मैंने कब लिखी थी? ये मैंने लिखी होगी कोई लेट 90s में लिखी होगी। 98, 97 वगैरह में लिखी है। कोई खास वजह? नहीं, मेरा ख्याल है ये एक आइडिया है, खास वजह तो नहीं है। एक पहले ट्रॉमा जो भी आपकी जिंदगी के होते हैं वो रह जाते हैं आपके अंदर, कभी खत्म तो नहीं होते, और वो जी आपको कभी भी रुला सकते हैं, यानी कि 20 बरस के बाद भी जी जी। आपको रुला सकते हैं। तो ये उसी के ऊपर है कि नो, आप ये जो किसी भी तकलीफ को जो आपने सहा है, शायद उसका जो जख्म है वो कभी भी भर नहीं सकता, और इंसान कभी भी उसे याद करके रो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है एक, तो उसमें पेश किया गया। बहुत तो बहुत ही ये दिल को जाके लगी। और हम्म, तो और सुनाइए जी, आप, प्लीज। हाँ, मैं और सुना देती हूँ आपको। ये मैंने बहुत सारी नज़में जो है वक्तन फवक्तन लिखी हैं, वो मतलब गेम्स पर, कंप्यूटर गेम्स वगैरह पर, मतलब कुछ गेम्स में हमने भी खेले हैं, मतलब अपने जमाने के कहना चाहिए। तो ये है एक नज्म है जिसमें आता है, ट्रैवल ऑनलाइन अजनबी के साथ, स्क्रैबल ऑनलाइन अजनबी के साथ। जी जब मैं एक पुराने दोस्त को एक खेल के लिए ढूंढ रही थी, मुझे एक अजनबी मिल गया और बार बार दावत दी एक खेल शुरू करने की। उसकी बारी पहले आई और उसने शुरू किया कुछ बेहंगम अंदाज में, एक सिर्फ सहरफी लफ्ज मैन से। मेरे पास भी कुछ अच्छे हुरूफ ना आए और उसके लफ्ज को बढ़ाकर मैंने कर दिया वुमन। उसकी किस्मत ने साथ दिया, एम के साथ लगाकर उसने बना लिया मैरिज, और अपने सातों हुरूफ इस्तेमाल करने पर उसे 50 इजाफी नंबर मिले। मेरे पास एस था, मगर मैरिज को मैरिजेस बनाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने आर को इस्तेमाल करते हुए बनाया रीजन। उसने एस के साथ लिखा सेक्स और ट्रिपल लेटर पर एक्स से हासिल कर लिए फिर बहुत सारे नंबर। मैंने भी एक्स को इस्तेमाल किया और लिखा एग्जिट। किस्मत से उसे फिर एस मिला और मेरे लफ्ज के आगे एस लगाकर उसने मजीद बनाया स्लट। मुझे ये लफ्ज अच्छा नहीं लगा और मैंने यू से बनाया अनफिट। उसने मेरे एफ के 4 नंबर जायद हासिल किए जब उसने एफ से बनाया वो 4 हरफी लफ्ज जो हम शरीफाना गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करते। मैंने भी जवाबन सी से लिखा एक ऐसा ही लफ्ज जिसमें एन था और टी। उसके पास आया फिर बहुत कारामद ऐश, जिससे उसने मेरे लफ्ज की जमा बनाकर उसे मजीद बेहुदा बना दिया और मजीद लिख दिया एक 7 हरफी लफ्ज लस्टफुल, और दूसरी बार हासिल कर लिए 50 इजाफी नंबर। मैं खेल में बुरी तरह हार रही थी, सो मैंने फैसला किया अपने तमाम बेकार हुरूफ बदल देने का, जिसके लिए मुझे अपनी बारी छोड़ना पड़ी। उसने फिर लिखा लूजर और इस्तेमाल कर लिया आखिरी एस। मैंने ब्लैक टाइल को एस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए लूजर को बनाया लूजर्स और लिखा स्टूपिड। उसे जैसे ही डी मिला उसने लिख दिया डिवोर्स्ड, और एक बार फिर हासिल कर लिए 50 इजाफी नंबर। मेरे लिए खेल में अब कुछ बाकी नहीं बचा था, फिर भी हार मान लेना मुझे अच्छा नहीं लगा। खेल अधूरा छोड़कर मैंने उसे पैगाम लिख दिया, हम अब अजनबी नहीं रहे, हम फिर मिलेंगे और खेल को यहीं से शुरू करें। हाँ, वाह। और ये जो आपकी किताब है शायरी की, सफर और कैद में नज़में,
कैद से आपका जी। क्या मुराद, कि क्या मुराद है? कैद ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट किस्म की कैद है, हम्म। वजूदी किस्म की एक कैद है। ये तो नहीं है कि मैं किसी कैद में रही हूँ, लेकिन औरतों के लिए तो कैद का मेरा ख्याल है लफ्ज जो है उसके मानी पूछना एक रिडंडेंट सी बात है। जी क्योंकि हर औरत आजाद होने से पहले कैदी होती है। जी बिल्कुल। उसकी जिंदगी कैद से शुरू होती है और उसे अपने आप को आजाद करना होता है। जी और आजाद करने में जो एनर्जी लगती है, जो वक्त लगता है, जो ज़या होता है, उसका कोई तदारुक नहीं किया जा सकता। मतलब वो तो है ही। बिल्कुल। यानी अपने आप को और ये भी कैद जो है, ये जहनी जो एक तरह की कैद है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। ये हम्म। सवाल एक दफा मतलब उन्होंने भी किया था, अहमद फराज साहब ने, और उन्हें बहुत बुरा लगा था कि मैंने कैद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। क्योंकि उनका ख्याल था कि कैद के लफ्ज पर उनकी इजारादारी है, क्योंकि वो कैद में रहे हैं कुछ कुछ दिन शायद। तो मैंने कहा भाई हमारी तो पूरी जिंदगी कैद होती है। तो ये तो है, लेकिन इसका जो अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन है, ट्रैवल एंड डिटेंशन, उससे कुछ हाँ लगा, जैसे कि डिटेंशन से कुछ हाँ, ये तो है। ये तर्जुमा तो ऐसे ही है। मतलब कोई ये नाम वैसे कहीं इस्तेमाल तो नहीं होता, सिर्फ एक बायो में ही एक तरह से इस्तेमाल हो रहा है ये। जी, जहाँ जहाँ इंग्लिश की जरूरत पेश आती है, इंग्लिश तर्जुमे की फिर इसकी जरूरत होती है, वरना तो कोई जी कोई मैं इस आपसे बात की अहमियत नहीं है कि हाँ क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ और लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए इसमें। लेकिन मैं आपसे 150% एग्री करती हूँ, इत्तेफाक करती हूँ कि औरत जो है वो कैदी ही होती है। और हम हाँ हाँ बहुत कम औरतें हैं जो वाकई आजाद हैं। हाँ, और इस कैद से निकल सकती हैं। लेकिन इसमें जो भी वो जो है ना, जहनी एनर्जी आपकी जितनी उसमें जाती है जी पेट्रियार्की से लड़ने में, जी और उसको समझने में, पहले तो उससे का शऊर हासिल करने में, फिर उसको समझने में कि ये है क्या, और फिर उसको उसका कोई तदारुक करने में, उससे आज़ादी हासिल करने में, तो जी एक बहुत लंबा सफर होता है और उसमें आपका बहुत कुछ चला जाता है कि बिल्कुल। जिंदगी तो चली ही जाती है तकरीबन। जी बिल्कुल, एक तो होती है ये फिजिकल कैद जो सचमुच हमारे यहाँ है, लेकिन वो इमोशनल कैद भी है और मेंटल कैद भी है, वो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में है पेट्रियार्की की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, और तो आप सुनाएंगी? जी। और एक और नज्म सुनाएंगी या गजल? नहीं, नज्म की यहाँ पे किताब पढ़ी है तो मैं नज्म ही सुना देती हूँ। जी जी। चलिए हम आगे, अगली वाली जो मेरी एक है, एक नज्म है जो है, सुनाओ मुझे भी एक लतीफा। तो औरतों के बहुत लतीफे होते हैं, बीवियों के बहुत लतीफे होते हैं। तो मैंने उस तरह नज्म लिखी है उस आइडिया पे लतीफा सुनाने के। चुप क्यों हो जाते हो मुझे देखकर, सुनाओ मुझे भी एक लतीफा। मेरी सिन्फ के बारे में, मेरी सिन्फ के बारे में तुम्हारी लतीफों की जंबील अमरो यार की जंबील जैसी है। निकालो कोई नया या सदियों पुराना लतीफा, महसूस करो मुझे जैसे तुम करते हो एक दूसरे को, मेडिकल कॉलेज में मुर्दा जिस्मों की चीर फाड़ करते हुए, हम्म स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करते हुए, या खातून सियासतदानों के बालों के अंदाज का तज्जिया करते हुए। हम्म चुप क्यों हो जाते हो मुझे देखकर, सुनाओ मुझे भी एक लतीफा, ताकि मैं हंसूं और तरक्की कर सकूं तुम्हारी दुनिया में, फिर बना सकूं तुम्हारे बारे में लतीफों की जंबील अमरो यार की जंबील की तरह, और सुनाया करूं उन्हें सिर्फ अपनी सिर्फ के ग्रोहों में, और चुप हो जाया करूं जब गलती से तुम दाखिल हो जाओ मेडिकल कॉलेज में, स्टॉक एक्सचेंज में, हमारी पार्टमेंट। हम्म। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही आपके उसमें एक कंट्रोल्ड रेज है, एक बहुत ही आ, संभला हुआ गुस्सा।
हाँ, सही कह रही हैं आप। संभला हुआ होता है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं आपसे कहूं कि मुझे और सुनाएं, लेकिन आप कहीं लेकिन थक ना जाएं। लेकिन मैं बिल्कुल और सुनना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले, और मेरा ख्याल है जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी वो यही चाहेंगे कि हम सिर्फ आपकी नज़में सुने और गुफ्तगू को बंद करें और सिर्फ आपकी नज़में सुने, इसलिए कि उनमें ज्यादा अक्कासी होती है आपकी वजूद की, आपकी पूरी सोच की, और कोई बात जो है वो एक तरह से आप कह लें कि फालतू है। तो क्या करें, आपकी नज़में सुने या आपसे मैं एक सवाल पूछूं फिर वापस आए नज़मों पे? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप सही, जो भी आपको ज्यादा देखिए आप बामानी लगे। जी। सही है, हम सवाल कर लेते हैं, कोई सवाल जवाब भी कर लेते हैं साथ में, बदलते रहे कुछ, फिर और सुना दूंगी। कितनी देर का ये प्रोग्राम है वैसे? और वैसे पूछ रहे मेरा ख्याल है आधा घंटा और। तो अब अच्छा। रिकॉर्डिंग तो हमारी ऑन है। तो आप मुझे अच्छा। देखिए, आप इतने अदीबों और शायरों को जानते हैं आपकी यहाँ कराची में। तो आप मुझे जरा एक थोड़ी सी एक फहरिस्त फहरिस्त सी बताइए कि कौन थे अदीब और शायर जो कराची में रहते थे, जो अब गुजर गए, और और जो अब हयात हैं। कुछ उनके नाम लीजिए, कहाँ रहते हैं, क्या नाजमाबाद में ज्यादा उनका रहन सहन है, या जैसे आपने कहा क्लिफ्टन या कोरंगी, या वो लिहाज आ, की तरफ आ, रहते हैं, सदर में? देखिए, मैं तो थोड़े से ही शायरों को पसंद करती थी, और उनमें से एक से मैंने शादी कर ली। तो उनके बारे अब में वो मेरे घर में रहते हैं। बताइए। अ, और कोई ये है नाइन्टीज में आसिफ फरूकी साहब ने एक किताब छापी थी, हम्म। जिसका ऑक्सफोर्ड प्रेस है, जिसका नाम था एन इवनिंग ऑफ केज्ड बीस्ट। हम्म। एन इवनिंग ऑफ केज्ड बीस्ट, तो ये तर्जुमा था, कैद किए गए जानवरों पे शाम। तो ये अफजाल साहब की एक लाइन थी, सैयद अफजाल अहमद की एक लाइन थी, जिस जिस पे उन्होंने किताब का नाम रखा था। ये एक एंथोलॉजी थी, हम्म। और इसका नाम था यू नो एन इवनिंग ऑफ केज्ड बीस्ट, सेवन पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट्स ऑफ पाकिस्तान। ये हम्म। उन्होंने इसको नाम दिया था। हम्म। तो इसमें जिन लोगों को उन्होंने शामिल किया था, मेरा ख्याल है मैं उन्हीं का नाम लूंगी, कि जो अगर अच्छे शायरों में कोई है, उनको भी बड़ी पहचान थी कि किसको रखना चाहिए, किसको नहीं। तो उसमें जो लोग शामिल थे, उनमें एक यू नो एक सरबत हुसैन साहब थे, एक तो सैयद अफजाल अहमद थे, पहले वही थे, उसके बाद सरबत हुसैन थे, हम्म। अदरा अब्बास थी, उनमें उसमें सारा शगुफ्ता थी, उसमें एक सईदुद्दीन साहब थे, और एक मैं थी। मेरे ख्याल है मैंने सबके नाम ले लिए। हम्म। और एक जीशान साहिल थे, और सईदुद्दीन थे। तो चार इसमें मर्द थे, एक लाल सैयद, एक सरवत हुसैन, जीशान साहिल और सईदुद्दीन। और तीन इसमें खवातीन थी, कि अजरा अब्बास, एक तनवीर अंजुम और एक तारा शगुफ्ता। तो मैं ये कहूंगी कि उस जनरेशन की जो सेवेंटीज में लिख रही थी, अ, उसके नुमाइंदा कराची से तो यही लोग थे। हम्म। खास तौर पे वो जो नस्री नज्म लिख रहे हैं। जी। अब देखिए, आप मुशायरे में आपको एक फौज है जो वहां मिल जाएगी, जो जाती है और शरीक होते हैं वो लोग। बहुत बहुत सारे लोग हैं वो मुशायरों में, जिनको बुलाया जा सकता है, शरीक हुआ जा सकता है। हम्म। लेकिन अगर मुझे थोड़े बहुत लाहौर के लोगों का कुछ नाम लिया जाए, तो आप उसमें कराची पे रहिए, मैं आपकी कराची की थोड़ी सी जियोग्राफी समझना चाह रही हूँ, शायरों और अदीबों के अच्छा, जियो। पहले तो हम लोग, मैं मतलब जैसे मैं, हम लोग और अजरा अब्बास भी, हम लोग नाजाबाद में रहते थे। एक जमाना था, मतलब 90s तक, हम लोग 96 तक मैं वहीं पर रहती थी नाजाबाद में। वहीं से अमेरिका गई थी, फिर वापस आ गई। हम्म। तो भी वहीं रही थी कुछ 6 साल तक। उसके बाद फिर हम लोग क्लिफ्टन शिफ्ट हो गए, और फिर अ, आजकल डिफेंस में रहते हैं। तो
अदर अब्बास का भी पैटर्न रहा है, वो लंदन चली गई थी, फिर यहाँ आ गई। शहीदुद्दीन साहब भी पहले पहले कहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ रहते थे, लेकिन अब वो सुरजानी टाउन वगैरह पे रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं यहाँ से। जिशान साहिल साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन उनके भाई जो है वो डिप्रेस में रहते हैं। वो हम्म। अपनी बहन के साथ शायद तारक रोड वगैरह पे कहीं रहा करते थे, या गुलशन में रहते थे, हाँ। तो और सिर्फ तुषार साहब मलिर में रहते थे। हम्म। ये अ, ये इनको ही, इनका ही बता सकती हूँ मैं कि ये लोग कहाँ रहते थे। और सारा शुक्र साहिबा ने तो मतलब नहीं सारा करती। शगुफ्ता का बताइए। जी। वो तो पता नहीं कहाँ रहती थी, लेकिन उन्होंने चूंकि 83 में मतलब उन्होंने सुसाइड कर ली थी, जी। खुदकुशी कर ली थी उन्होंने। हम्म। है शायरों में से सरवत हुसैन ने भी खुदकुशी की, बाद में की, वो 97 वगैरह में उनकी, उन्होंने खुदकुशी की। और इन्होंने 83 में कर ली थी। तो ये तो उस जमाने में तो मतलब मेरी तो उनसे बहुत कम मुलाकात हुई, एक आध बार ही मिला। तो ये सिलसिला था। और कुछ लोगों मतलब इनके बारे में मैं बता सकती हूँ। और ज्यादा उस जमाने में जो लोग मिलते थे, जो लोग शायरी से वाबस्ता थे, वो लोग सब या तो इधर उधर हो गए, और अब जो लोग मौजूद हैं मतलब इनमें से तो अब कोई, मतलब हम चार लोग हैं, मदरा है, मैं हूँ, अब्बास साहब है, सईदुद्दीन साहब है, हम चार लोग अभी हयात है इन 7 लोगों में से। लेकिन और बहुत सारे लोग जो हैं, नए नए शायर जो हैं वो आए हैं। ये मैं कुछ लोग जो हैं वो, पुरानी, आप मुझे जैसे रईस अमरोही रहते थे कराची में। हाँ। तो आप। हाँ, लेकिन वो एक और ही दुनिया से ताल्लुक रखते थे। हम लोग रेशम रोबी से तो खैर नहीं मिलते थे, लेकिन जॉन एलिया से अलबत्ता, उनके भाई थे ना जॉन एलिया। जी। तो उनसे हमारे मतलब 2 4 बार मुलाकात हुई है, उनसे हुई है मुलाकात, क्योंकि वो तो शायरों वगैरह में आते थे। तो रईस अमरोही से तो मुझे कभी मुलाकात नहीं। वो रईस। मैं बहुत कम लोगों से मिलती थी, बहुत कम लोगों से मिलती थी। जैसे मैंने बताया, उस जमाने में जब हम, मतलब मैं 80s की बात कर रही हूँ, 80s में जब मैं अमेरिका जाने से पहले, तो आसिफ से हमारी बातचीत थी। और आसिफ के साथ हमारा मतलब मेरी उनसे बहुत कम एज में, मतलब वो भी बहुत यंग थे मुझसे, वो छोटे ही थे, 3 साल 4 साल छोटे थे वो मुझसे। तो मतलब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जब भी उनसे मतलब मेरी मुलाकात भी हुई और बातचीत हुई। और वो मेरे ख्याल सब पढ़ते ही थे जब मैंने जॉब कर ली थी। तो हमारा मेरा घर था वहां पर नाजमाबाद नंबर 4 में। तो हमारा एक वो भी बना था, एक कहना चाहिए क्या, एक स्टडी सर्कल था जिसमें हम मार्क्स का फलसफा पढ़ा करते थे। हम्म। दोस्त तो उन्होंने बनाया था, मतलब हमारे एक और दोस्त ने बनाया था, जिसमें जिसमें सारे वो लोग थे जो के बाद में बड़े बड़े स्कॉलर्स बने। तो उसमें एक सबा महमूद साहिबा थी, अगर आप जानती हैं सबा महमूद, तो एक बहुत बड़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। हम्म। छोटी सी थी, ऐसा उस जमाने में वो बीए की लड़की थी, मतलब छोटी सी लड़की थी। और उसके बाद वो बाहर चली गई, उसने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी, एंड शी मेड हर नेम इन एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन हम्म। अमेरिका। तो इसके उसमें वहाँ पे कामरान असगर अली साहब भी वहाँ पर आते थे। तो वो हमारे, ये वो लोग थे जो उस सर्कल का हिस्सा थे, उसमें आसिफ फरूकी थे, और ये कामरान असगर अली साहब, जो वो भी एंथ्रोपोलॉजी के बहुत बड़े स्कॉलर बने, और वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में एंथ्रोपोलॉजी के हेड हैं इस वक्त। तो तो आप ये कहेंगे, क्या मेरा ये गलत होगा कहना कि नाज़माबाद जो था और है, ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स और उर्दू के शायर और अंग्रेजी के भी जो सचमुच जो स्कॉलर्स हैं वो नाज़माबाद से आए? मतलब इसको इतना जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता मेरा ख्याल है, लेकिन हाँ, देखें, जब ये लोग मतलब पार्टीशन हुआ, हमारे वालिदैन ने जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे, वो उन्हें यानी नाजमाबाद वो पहली आबादी थी जिसमें उन्होंने घर बनाया। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो बिल्कुल अव्वलीन लोगों में से थे जिन्होंने नाजमाबाद 2 नंबर में घर बनाया था। और वो बहुत ही एक तरह का पॉश इलाका समझा जाता था। मैं वहीं पैदा हुई और 50 साल तक तकरीबन वहीं रही, बल्कि तकरीबन क्या, पूरे 50 साल में हूँ। मतलब मेरी शादी भी वहीं 4 नंबर नागवाद में हुई थी, तो वो भी नागवाद में हुई।
वहाँ भी ये है कि वहाँ पर ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोगों की आबादी वहाँ पर थी। हम्म, और सबके बच्चे जो थे वो पढ़ते थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, जैसे हमारे वालिदैन थे, हमारी वालदा भी पढ़ी लिखी खातून थी, तो उनकी औलादें ज्यादा पढ़ी लिखी, पढ़े लिखे, या जिनमें भी कोई टैलेंट था वो सब पढ़े, उन्होंने पढ़े लिखे, और फिर उन्होंने नाज़िमाबाद को अबैंडन कर दिया और वो तो कहीं चले गए। उस इलाके की जो कल्चर है वो बिल्कुल बदल गया। वरना तो लोग ये भी कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो भी वहीं से निकली है। नाज़िमाबाद नंबर 1 में एक चौराहा है जिसके बारे में सिकंदर बख्त ने कहा कि यहाँ पर सारी कराची की क्रिकेट जो है उसका मतलब उसका क्या हाँ, इंतजाम होता था, उसको मैनेज किया जाता था यहाँ से। यूनिवर्सिटी थी क्रिकेट की। हाँ, मतलब क्रिकेट वहां उस चौराहे पर बैठकर वो लोग सब फैसले करते थे। सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, मतलब वो वहां से निकले हैं, वहां जमा होते थे वहां से। ये बात वो कह रहे थे, तो मैंने कहा सिर्फ नाजिबाबाद में मतलब टैलेंट जो था, कराची का जो टैलेंट था, मैंने सबसे पहले तो वही उसने वो जन्म लिया। अब हम जब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी 74 में, तो उस वक्त तक हसन स्क्वायर का जो हसन स्क्वायर के वो फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स है वहां पर, वो उसके अलावा आगे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था कोई, सिवाय इसके कि वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी बन गई थी। और एक वो जो स्पार्को का मेरा ख्याल है वो है होता था ऑफिस, वहां पर होता था यूनिवर्सिटी से कुछ पहले। और वहां से फिर और यूनिवर्सिटी हम चले आए थे, मतलब बीच में। और बसें चलती थी, और बसें जो थी वो कराची के कोने कोने से आती थी। अभी भी आती होंगी, लेकिन अभी जो वो जो यूनिवर्सिटी में एक मिक्स ग्रुप था ना लोगों का, वो यानी सारी क्लासेस वहां पर आती थी सारी। वो इसलिए आती थी कि और कोई यूनिवर्सिटी थी नहीं, कोई मतलब क्लास डिफरेंसेस तो वहां भी नजर आते थे, हम्म, यूनिवर्सिटी के अंदर भी नजर आते थे। हम्म, लेकिन चूंकि कोई दहशतगर्दी का खतरा और ये वो चीजें अभी तक पैदा नहीं हुई थी इस माशरे में, इसलिए वो जिसका दिल चाहता था वो आ सकता था और आता। एक बहुत मशहूर गाना उस जमाने में, जब हम स्कूल में ही थे तभी किसी ने बनाया था कि शहर से 12 मील परे है इकलबेली बस्ती, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। तो यानी इस तरह का माहौल था यूनिवर्सिटी का कि वहां पर कोई भी शख्स आ सकता था, मिलने के लिए लोग आया करते थे। हमने जब कर लिया, खत्म कर लिया उसके बाद, यानी 78 वगैरह में मैंने खत्म किया, 79 था हम लोग, मतलब हाँ, कभी दिल चाहता था तो चले जाते थे किसी अदीबों से मिलने के लिए या टीचर से मिलने के लिए। काफी टीचर से हमारी दोस्तियां थी, तो वहां भी हम चले जाते थे तो उनसे मिलने के लिए। तो ये सिलसिला था, मतलब एक तरह का एक एहसास था कि पीस है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ग्लोरीफाई करते हैं कुछ, जैसे वैस में बहुत ही बात की जाती है कि ग्लोरियस 60s एंड ग्लोरियस 70s, औरतों के लिए बहुत आजादी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था हम्म, मेरे ख्याल में तो, क्योंकि नाजाबाद एक समझे कि मिडिल क्लास इलाका था, तो नाजाबाद में कोई इस तरह की आजादी का ऐसा तस्वुर जो आप समझेंगे कोई। हाँ, ये इन लोगों के लिए जो बहुत आजाद, यू नो, जो अमीर इलाकों में रहते हैं उनके लिए आजादी होगी, जिन उनके लिए आज भी है, उनको तो कोई खतरे नहीं होते ना। खतरे ठीक। तो वो है जो सड़क पे चलने वाली औरतें हैं, उनको खतरा है, या जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है उनके उनको खतरा है। तो ये बात है। हाँ, बस। तो लोग इस डायनेमिक्स को समझे बगैर ही कहते हैं कि जैसे वहां पर बहुत आजादी थी 70s में और 60s। आ, ऐसा नहीं है। ज्यादा आजादी से मतलब कि मोबिलिटी ज्यादा थी और कोई इतने ज्यादा खतरे शायद नहीं थे, जो अब लोग अब हाँ, महसूस। लेकिन औरतों के लिए हरासमेंट का खतरा, ईव टीजिंग जो जिसको कहते हैं, छेड़छाड़ जो है बसों में, जो मतलब खतरा है तो के मोलेस्टेशन का या इसका, वो तो। जी, तनवीर, हम बात कर रहे थे कि औरतों के लिए तो मोबिलिटी का इशू हर वक्त से था। और नाज़िमाबाद में भी यही था। मुझे याद आता है कि मेरी वालदा जो वहाँ ही नाज़िमाबाद के नंबर 4 के इलाके में रहती थी,
और उस वक्त वो प्रिंसिपल थी एक लड़कों के स्कूल की, पापोश नगर में। वो पैदल जाती थी घर से पापोश नगर चल के, लेकिन उनके साथ एक 9 साल का बच्चा भी जाता था, उसके हाथ में सोटी होती थी। तो अच्छा। लड़का था जो बच्चा तो था, हाँ। somehow एक सही बात है। डिटरेंस था, बिकॉज वो लड़का था। और मुझे भी याद है कि जब मैं कराची में काम करती थी, तो मेरी फूफी जब भी मैं घर से गाड़ी में अपनी निकलती थी शाम के वक्त, वो कहती थी कि वो मुझसे कहती थी कि मैं अपने कजन को अपने साथ ले जाऊं। मेरा कजन 8 साल का था। अच्छा। सही है। तो ये तो हाँ। जो हम सबको है कि भाई एक लड़का होना चाहिए साथ। तो वो उस हाँ जमाने में तो डेफिनेटली ये था, शायद आजकल नहीं है, बिकॉज आपके पास उबर है, करीम है, बाइकिया है। तो वक्त तो बदल रहा है ना। हम्म, बस हाँ, लेकिन अभी आप पैदल नहीं चल सकते कराची में, मेरा ख्याल है कहीं किसी भी गली में आपको ऐसी घूमती घामती ऐसी लड़कियां निकल जाएं सड़क पे घूमे, बिल्कुल नहीं। इस तरह नहीं है। मतलब अभी भी ये खौफ जो है वो अभी मौजूद है कि बिल्कुल। सड़क पे ना जो है उसमें खतरा है, जी किसी भी इलाका, हर इलाके में। बिल्कुल। यहाँ भी मैं नहीं निकलती जी मतलब बिल्कुल। डिफेंस में रहते हैं, यहाँ भी हम बाहर नहीं जाते। बिल्कुल। मतलब गाड़ी में बैठकर ही बाहर निकलते हैं, बल्कि अब तो ये हाल हो गया है जब से ये डकैतियां वगैरह शुरू हुई हैं कि पहले देखते हैं बाहर निकल के कोई है तो नहीं, कोई कोई वो नहीं है, यानी कोई मोटरसाइकिल पे कोई चोर वोर टाइप का कोई नजर तो नहीं आ रहा, फिर बाहर निकालें गाड़ी को। तो ये जो सारी चीजें हैं अब खतरात और बढ़ गए हैं, लेकिन ये कि अ, यही है कि ज्यादा लोग लड़कियों के पास बहरहाल मोबिलिटी बढ़ गई है। और मेरा ख्याल है कि जो ये इसमें भी बहुत लोग खवातीन जो हैं, आजाद मिनश खवातीन जैसे हम लोग हैं, वो काफी नाराज होती हैं कि ये बुर्के इतने बढ़ गए हैं कि जी लेकिन एक वो, तरफ बुर्के बढ़ गए हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि डाइवर्सिटी भी तो बढ़ गई है, मैं तो आबादी भी तो बढ़ गई है मैं तो भाई। कहती हूँ कि वो बुर्के जो हैं वो एक तरह से मोबिलिटी, उन्होंने मोबिलिटी बढ़ा दी है। वो एक किस्म हाँ बिल्कुल। का एक परमिशन सी मिल गई है कि आप पैदल चल सकती हैं। तो ये मैं बिल्कुल। कंडोन नहीं कर रही कि यही तरीका है कि बुर्का पहन के आप सिर्फ निकल, लेकिन इसको भी लड़कियों ने बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया है कि भाई जो भी होगा हम हाँ हाँ निकलेंगे, चाहे हमें टेंट पहनना पड़े, पूरी अपने हाँ चार दीवारी खड़ी करनी पड़े, लेकिन हम घर से हाँ। निकल, हम पढ़ने जाएंगे, हम काम करेंगे। बिकॉज ये एक लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है, बिल्कुल नेसेसिटी। बिल्कुल। काम करना और मोबिलिटी जो है वो आजकल हाँ खासतौर से कराची में, पाकिस्तान के अंदर कराची में ये एक नेसेसिटी है, और दूसरे शहरों में भी यही बात है। हाँ हम बिल्कुल। शायद अदीबा सही और है। की बात कर रहे थे, तो शिकारपुर, हाँ हैदराबाद, मीरपुर खास में भी तो अ, कितने शायर और अदीब हैं। हाँ जी, उनसे भी आपका रहता है हाँ। राब्ता? मतलब मैं एक आध लोग कुछ लोगों को तो जानती हूँ जिनका ताल्लुक वहां से रहा है। एक इरशाद शेख साहब शिकारपुर में शायद रहते हैं, एक लाड़काना में अहमद आजाद हमारे दोस्त है वो रहते हैं। मीरपुर खास से रफीक अहमद नक्श थे, अभी उनका इंतकाल हो गया। तो मतलब एक दो लोगों को, लेकिन हम उन्हें कराची के हवाले से ही जानते हैं, हम उन्हें कराची में हम उनसे मिले। जी जी और या तो वो हैं अभी कुछ अरसे के लिए वो शायद वहां पर हैं, लेकिन कभी कराची में होते हैं कभी वहां होते हैं। तो एक्चुअली सिंध में एक तरह से जैसे ये बताते हैं अमर सिंधु और नूरुल्लाह शाह वगैरह के हम ये जो नशीं नज़्में हम लोग लिखते हैं ये काफी मकबूल है वहाँ। अफजाल अहमद सैयद की शायरी बहुत मकबूल है, मुझे भी कुछ लोग पसंद करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर ज्यादा एक तरह से पढ़ी जाती है। जी ये उर्दू शायरी काफी पढ़ी जाती है, जी। तो इस लिहाज से उनकी वो जब हम वहाँ जाते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं हमें हमारे जानने वाले मिलते हैं हम। आप या, कहाँ जाते हैं? कभी एयाज मेलों में जाना हो तो कुछ अर्सा पहले मैं मतलब लड़काना के गई थी। तो ए, अक्सर हैदराबाद के किसी प्रोग्राम में, हैदराबाद फेस्टिवल होता है उसमें जाना होता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं जो जानने वाले लोग होते हम्म।
अयाज मेलो क्या हैदराबाद में होता है या जमशेदों में होता है, ये कहाँ? एयास मेलो हैदराबाद में होता है। हैदराबाद फेस्टिवल भी हैदराबाद में होता है। जी वो तो। हैदराबाद से आगे तो कभी जाने का इत्तेफाक हुआ है। 2013 में जब मेरी किताब छपी थी, तब हम्म। उन्होंने मुझे बुलाया था, एक फ्रेंड ने वहां पर, कि भाई आए और वहां पर अपनी किताब के, हम आपकी किताब लॉन्च करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। तो फिर मैं चली गई थी नए नाम की वहां पर। तो वो उन्होंने उन्होंने वहां पे लॉन्चिंग की थी उसकी। और अम, खैरपुर में? तो खैरपुर में मैं कभी नहीं गई हूँ। मैं नहीं गई हूँ ज्यादातर। मैं बस थोड़े दिन के लिए सांगड़ में रही हूँ। जब मेरी पोस्टिंग 79 में मैंने जॉब शुरू की थी, हम्म। गवर्नमेंट जॉब लेक्चरर हुई थी मैं इंग्लिश की। तो वहां पे मेरी पहली पोस्टिंग थी। तो 6 महीने मैंने वहां पे गुजारे, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगा। बहुत मजा आया। क्यों, क्या खास बात थी? वहां पे क्या खास बात है, मतलब हॉस्टल में मेरा रहने का कोई तजुर्बा नहीं था, तो वहां मैं हॉस्टल में रही। और वहां पर हम लोग बैडमिंटन खेलते थे। खवातीन, लड़कियां लड़कियां, कुछ स्टूडेंट्स होती थी ये हमारे का, क्योंकि उस जमाने में देखिए सिंध में तो कोई पढ़ने लिखने का कोई रिवाज ही नहीं था उसको। 70 मतलब कि उर्दू का आपने? सारे कराची के, नहीं नहीं, हर सब्जेक्ट का, कोई सब्जेक्ट। एक एक हमारे यहाँ सिंधी की सिर्फ मतलब स्टैंडर्ड में जो लेक्चरर्स थी, वो हाँ। सिर्फ मतलब या तो पंजाबी थी, क्योंकि स्टैंडर्ड में पंजाबियों की आबादी थी, तो एक दो, और जो मतलब पंजाबी हैदराबाद, वो भी हैदराबाद से आई। हम्म। सांगड़ की अपनी सिर्फ मेरा ख्याल है एक टीचर थी वहां पर। और एक टीचर का हमें पता चला था कि वो पॉलिटिकल साइंस की है, और वो कहीं बाहर पढ़ती, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हम्म। मैथ्स, हर सब्जेक्ट, या हर सब्जेक्ट में सब कराची आए चाहे हैदराबाद से लोग आए बैठे। तो वही रहते थे। फिर वो जो एक सब लोग ट्रांसफर चाहते थे, सब लोग कराची वापस आना चाहते थे, जाहिर है अपने घर में रहना चाहते थे। मेरा तो उस वक्त बच्चा भी था। तो हम्म। मैं जो हूँ, मैं बहुत ही परेशान थी। तो खैर फिर तो ट्रांसफर हो गया मिला। हम्म। तो तनवीर 6 महीने में। जी, जी। तो चलें वापस आते हैं आपकी नज्मों पे। जी। ठीक है। तो एक और नज्म सुना दूं मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। ये है कि आसान सी एक नज्म सुनाती हूँ मैं, अ, जिसका उन्वान है किनारों पर ढेर। ये किनारों? मेरी किनारों पर ढेर, किनारों पर ढेर, ये मतलब जो आखिरी मेरा कलेक्शन है, ये उसमें से है। गिर गए पतझड़ के सूखे पत्ते रास्ते में दूर तक, आ गए जादू कश, कर दिया मुर्दा पत्तों को किनारों पर ढेर। सरमा की सफेद बर्फ ने ढक दिया रास्ते को मुकम्मल तौर पर। आ गई बर्फ हटाने वाली गाड़ियां, लग गए बर्फ के किनारों पर ढेर। फिर फैल गए हम रास्ते के चप्पे चप्पे पर, आ गई जीपें, कर दिया हमें किनारों पर ढेर। हम्म। हम्म। तो यहाँ जीपें हैं। और चलो, तो आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही। अच्छा, जिससे कहिए जीपे हैं और क्या? मतलब इसमें सिंबलिज्म जो है एक तरह का, हम्म। जीपों का और एहतजाज का, ये जी है। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक और सुनाइए। जी। तो ये एक मुश्किल सी नज्म है, मगर मैं सुना देती हूँ। इसका नाम है आलमी अदब में खवातीन। हम्म। तो भर गई एक चौथाई कुर्सियां कमरे की नए लोगों से, गम से आजाद चेहरों वाले। फिर एंटीगनी ने जान दे दी अपनी,
अपने भाई की लाश को दफन करने के लिए। शकुंतला को मोहब्बत में महवियत के सबब बददुआ मिली। खो बैठी वो अंगूठी जिससे मशरूत थी दुष्यंत की याददाश्त। शहरजाद ने बर्दाश्त की इंतहा कर दी। 1001 रातों तक एक कातिल को कहानियां सुनाते बगदाद की लड़कियों को बचाने के लिए। हम्म, मीराबाई निकल गई जंगलों में जोगियों के हमरा, या ये शायद समा गई कृष्ण की मूर्ति में अपने महल के कातलों से बचकर। गला घोंट दिया हासिद ओथेलो ने एक नाकाबिले बर्दाश्त इल्जाम के बोझ से निजात के लिए। सो जाने वाली डेस्टिमोना का। एमिली डिकिंसन सवार हो गई एक रथ पर मौत के साथ। सिल्विया प्लैथ ने गाली दी अपने बाप को और गैस भरे चूल्हे में सर दे दिया। घूमती रही कमरे में अपनी दर्द भरी चीखों के साथ फतवा तुर्कान, नवाल अल सादवी, अरुंधति राय। फिर उठ गए गम से आजाद चेहरों वाले तालिब इल्म, चौथाई कुर्सियों को खाली करके बाहर अपनी और दूसरे खुशबाश लोगों की तस्वीरें खींचने के लिए। इम्तहान में कामयाबी के लिए निचले तरीन दर्जे पर अफगानें नाकाम हो गईं। तारीख की गमजदा तरीन औरतें उन्हें पागल करने या मरने पर उकसाने की तालीमी साजिश। तनवीर अंजुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शायरी इतनी खूब है कि दिल चाहता है कि बस मैं रिकॉर्डिंग जारी रखूं। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त के हमें अपनी नज़में सुनाई और अपनी बातें की हमसे। बहुत शुक्रिया। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा खुदा लोगों से बातें करना। खुदा हाफिज।